अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर। और जिस तरह आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स की रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 की रिवीजन कर चुके हैं। उसकी वीडियोज़ जो हैं वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 की रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस किस टॉपिक को हमने कैसे तैयार करना है और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से निकलते हैं, एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं और वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 15 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये स्टार्ट हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट से। ठीक है, इसके जो शुरू में जो सबसे पहला पेज है, इसके स्टार्ट में कुछ लाइनें लिखी हैं जहाँ से एमसीक्यूज़ निकल सकते हैं। और वो है ओरेस्टिड डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये किसने सबसे पहले बताया, किसने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं उनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 1831 माइकल फैराडे इन इंग्लैंड and at the same time Joseph Henry in the USA observed that an EMF is set up। इसका मतलब है कि माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी दो डिफरेंट कंट्रीज से थे, लेकिन सेम टाइम उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अगर किसी कंडक्टर से, किसी क्लोज लूप से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से एक ईएमएफ सेटअप हो जाता है वहाँ पर, जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और फिर वो इंड्यूस ईएमएफ क्या पैदा करता है, इंड्यूस करंट पैदा करता है। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, यहाँ से मोस्टली एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आते हैं यहाँ से कि कितने तरीक़ों से आप इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर सकते हैं और किसी एक मेथड को आप जो है उसको एक्सप्लेन करें। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट को अगर हमने इंक्रीज़ करना हो तो कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, उन मेथड्स के नाम लिखें। अब ये सेम टाइम के ऊपर ये एज अ एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। देखें, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द इंड्यूस ईएमएफ लीड्स टू एन इंड्यूस करंट। इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, इंड्यूस करंट पैदा करता है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड द करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। इस करंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। अब नीचे तीन ऑप्शन है, यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग द लूप फास्टर, या रिप्लेसिंग द लूप बाय अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। ठीक है, हर टर्न से जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो ऐड हो जाएगा, इंड्यूस करंट जो है वो ऐड हो जाएगा, तो इंड्यूस करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब चौथा ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपने ऑल ऑफ द अबव टिक कर देना है। तो इस तरह से करके ये चीज़ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यूज़ ये हो सकता है कि हमारे पास अगर एक कॉइल है और एक मैग्नेट है और उनके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो क्या उस सूरत में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमने पढ़ा कि इंड्यूस ईएमएफ के लिए फ्लक्स का किसी क्लोज लूप या किसी कंडक्टर से सिर्फ पास करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है फ्लक्स का चेंज होना। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें कॉइल और मैग्नेट के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो मतलब कोई फ्लक्स में चेंज भी नहीं है और इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरह से भी एक एमसीक्यूज़ बन सकता है कि हमारे पास अगर एक कॉइल है और एक हमारे पास मैग्नेट है, अगर हम मैग्नेट को ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं तो उससे इंड्यूस ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा तेज़ अगर आप उसको मूव करेंगे तो जो फ्लक्स का चेंज है वो भी ज़्यादा तेज़ होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर और भी मेथड हैं लूप का एरिया चेंज करने से। ठीक है, तो हर मेथड के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो है हमने फ्लक्स को चेंज करना है। फ्लक्स का चेंज ही हमें इंड्यूस ईएमएफ देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट से मुराद ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसकी डेफिनेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है जी, इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास निकलता है एंड पे, मोशनल ईएमएफ इज़ इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर ये बताना है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है कि यहाँ पर ये माइनस किस लिए है।
ये जो मोशनल ईएमएफ है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको स्पीड नज़र आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रहा है, आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर नज़र आ रही है और साइन थीटा आपको नज़र आ रहा है। तो किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, इसमें यहाँ पर ये माइनस क्यों आ रहा है और मोशनल ईएमएफ को किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है, मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या है, ये चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैराडे लॉ एंड इंड्यूस ईएमएफ। इसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, फैराडे लॉ। तो बच्चों फैराडे लॉ जो है ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है जी, इसका जो फाइनल इसकी जो डेफिनेशन है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है और इसका जो फाइनल रिलेशन है हमारे पास -n del phi ओवर del t। अब इस तरह के भी MCQs मैंने देखे हैं पास्ट एग्ज़ाम के अंदर कि वो पूछते हैं कि del phi ओवर del t इसके यूनिट्स या डायमेंशन क्या हैं और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें n तो कांस्टेंट है, del phi ओवर del t किसके बराबर है, इंड्यूस ईएमएफ के। और आपको पता है कि ईएमएफ का जो यूनिट है वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला यूनिट है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला यूनिट है वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी del phi ओवर del t आ रही है इसके यूनिट्स भी वोल्ट हैं, इसके जो डायमेंशन है वो वोल्ट वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसके इस तरफ क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंड्यूस ईएमएफ का जो यूनिट क्या होता है। इसी तरह से ये जो माइनस यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू लेंज लॉ, ये माइनस लेंज लॉ की वजह से आ रहा है कि इंड्यूस करंट को जो कॉज प्रोड्यूस करता है ये उसी कॉज को अपोज करता है। उसके बाद हमारे पास लेंज लॉ है। लेंज लॉ भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हुआ जैसे मोशनल ईएमएफ है और इस चैप्टर के अंदर जो है वो एसी जनरेटर है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है जी, अब यह बेसिकली लेंज लॉ इस माइनस को हमें बताता है। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये MCQs पूछा जाता है कि लेंज लॉ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में या इंड्यूस करंट के बारे में। तो लेंज लॉ जो है ये बेसिकली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बड़ा फेमस MCQ जो यहाँ से बनता है वो बनता है कि जी जो हमारा लेंज लॉ है ये किस बुनियादी लॉ की जस्टिफिकेशन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एन मुताबिक है हमारा लेंज लॉ, ये उसी की ही मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन जो भी कह लें। ठीक है, तो इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो है पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से जो MCQs बनते हैं कि जी हमारे पास n phi जो है ये किसके बराबर है, n phi हमारे पास MIP के बराबर होता है। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी फ्लक्स, ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है इसकी डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हेनरी होता है। ठीक है जी, और हेनरी किसके बराबर होता है, ये चीज़ आपसे पेपर में एज अ MCQs पूछी जा सकती है। हेनरी की जो डेफिनेशन है वो पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। ये लॉन्ग में भी आ सकता है लेकिन इसमें जो शॉर्ट आएगा वो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन है। एक MCQs यहाँ से आता होता है कि सेल्फ इंडक्शन को हम बैक EMF भी कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है कि जो सेल्फ इंडक्शन है इसको हम बैक EMF भी कहते हैं और ऐसी जो कॉइल्स होती हैं जिनमें सेल्फ इंडक्शन होती है उनको हम इंडक्टर्स बोलते हैं। और ये कॉइल जो हैं ये जो है वो इस्तेमाल होती हैं जिस तरह से रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स जो होते हैं हमारे उनके अंदर इंडक्टर्स जो हैं वो बिहेव करते हैं लाइक रजिस्टर। ये जो सबसे आखिरी पैराग्राफ है ना इस चैप्टर का, ठीक है जी, इसको आपने लाजमी पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी जो बिल्कुल आखिरी लाइन है वहाँ पर लिखा हुआ है इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। जो ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट्स होते हैं वहाँ पर ये जो कॉइल है जिसके अंदर सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है जी, यही कॉइल, इसको इंडक्टर बोलते हैं, यही कॉइल एज अ रजिस्टर बिहेव करती है इन AC सर्किट्स। क्लियर हो गया जी। इसके अलावा यहाँ से एक MCQs मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंडक्शन से जो हमारे पास EMF आता है, सेल्फ इंड्यूस EMF जो होता है इसको हम सम टाइम बैक EMF भी कहते हैं। बैक EMF इसको क्यों कहते हैं और ये किस कानून के तहत बैक EMF है, तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। अब ये चीज़ें MCQs शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। इसका जो आखिरी पैराग्राफ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर ये 94 है, लाजमी पढ़ना है आपने इसको। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। अब पेपर में तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ से जो बड़ा फेमस MCQs है
कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है। जैसे हमने पढ़ा कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो कैसे स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर स्टोर होती है या पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होती है। ठीक है जी, यहाँ पर ये पेज नंबर 95 के ऊपर यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो रिलेशन हमारे पास आता है एनर्जी स्टोर का, वो रिलेशन आपको पता है, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ LI²। ठीक है, अब इसमें बहुत तरह से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs बनाए जाते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे जी करंट जो है अगर इसको डबल कर दें तो स्टोर एनर्जी क्या हो जाएगी, करंट को हाफ़ कर दें तो स्टोर एनर्जी क्या हो जाएगी। ये चीज़ें MCQs में मोस्टली आ सकती हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का जिक्र है। ठीक है जी, एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन और एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला है, आपसे ये पूछा जाए कि जी रिलेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज़, और आगे 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी AC जनरेटर। तो पेपर में ये एज अ लॉन्ग आ सकता है। यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, AC जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक MCQs यहाँ से बन सकता है, ये किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमने पढ़ा कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे MCQs बनते हैं AC जनरेटर की। जो मैंने आपको कल भी ये समझाया था कि किसी भी डिवाइस या किसी भी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो क्या क्या काम करते हैं, ये चीज़ें MCQs में आती हैं। मसलन इसके अंदर जो है वो हमने रिंग्स इस्तेमाल किए हैं, कार्बन ब्रशेज़ इस्तेमाल किए हैं, कार्बन ब्रश का क्या काम है, ये MCQs में आ सकता है। कौन से रिंग यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, स्लिप रिंग इस्तेमाल किए हैं या स्प्लिट रिंग इस्तेमाल किए हैं, ये भी चीज़ पेपर में MCQs में पूछी जा सकती है। यहाँ पर जो इंड्यूस EMF है उसका रिलेशन किसके बराबर है, ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। ओमेगा AB साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, किस तरह से इंड्यूस EMF को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर जो करंट का रिलेशन है वो क्या बनता है। तो ये चीज़ें जो है आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इस टॉपिक का जो सबसे आखिरी पैराग्राफ है वहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आर्मेचर। आर्मेचर कॉइल किसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि आर्मेचर हमें किसको कहते हैं। तो ये चीज़ जो है आर्मेचर वाली, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, लेकिन इस पैराग्राफ से जो बिल्कुल एंड पे पैराग्राफ है यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद DC जनरेटर है। DC जनरेटर के अंदर कौन से रिंग इस्तेमाल होते हैं, स्प्लिट रिंग इस्तेमाल होते हैं। स्प्लिट रिंग का एक और नाम भी है, बताएं ज़रा क्या है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कौन से साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए, किस ईयर में इन्वेंट किए, ये चीज़ें आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं। DC जनरेटर में और AC जनरेटर में फ़र्क क्या है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है जी बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। ठीक है, बैक मोटर इफेक्ट जो है इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। बैक मोटर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, बैक मोटर इफेक्ट किन किन एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है DC मोटर। DC मोटर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, DC मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है जी, DC मोटर करती क्या है। ठीक है जी, आपको पता है कि ये इसको इनपुट के तौर पर हम करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, ये उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ है कि लिखी हुई है सेकंड पैराग्राफ में कि चूँकि इसके अंदर हम कम्यूटेटर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ टॉर्क वैनिशेज ईच टाइम इन द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, दिस क्रिएट्स जर्क्स इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द आर्मेचर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जर्क्स का प्रॉब्लम आता है DC मोटर के अंदर। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाता है, ये चीज़ पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद बैक EMF इफेक्ट इन मोटर्स। ठीक है जी, जब आपकी मोटर स्टार्ट होती है उस वक्त बैक EMF क्या होता है, जिस वक्त करंट मैक्सिमम होता है उस वक्त बैक EMF क्या होता है, जिस वक्त करंट मिनिमम होता है उस वक्त बैक EMF क्या होता है। यहाँ पर 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। When the motor is just started, ये चीज़ अब MCQs में भी आ सकती है कि अभी मोटर स्टार्ट ही हुई है, बैक EMF इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, MCQs बन गया। एंड हेंस अ लार्ज करंट पासिस थ्रू द कॉइल, ये भी MCQs बन गया कि जब कॉइल में से मैक्सिमम करंट गुजरा है तो उस वक्त जो बैक EMF है वो ऑलमोस्ट क्या है, ज़ीरो है। एज द मोटर स्पीड्स अप द बैक EMF इंक्रीजेज एंड द करंट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, जब करंट स्मॉल हो जाएगा तो भी बैक EMF क्या होगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह की चीज़ें आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर पेपर में ज़्यादा लॉन्ग आ सकता है, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है जी,
ट्रांसफार्मर जो है इसमें जो बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन बन गई है ना, तो एमसीक्यूज़ क्यों नहीं बन सकता, इसका एमसीक्यूज़ भी बन सकता है। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ठीक है जी। इसका जो वर्किंग रिलेशन है, ठीक है जी, वो क्या है, इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, ये आपसे पेपर में एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ से एमसीक्यूज़ भी बन सकता है, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर जो पावर डेसिपेशन वाला केस है, ठीक है जी, इसकी जो एफिशिएंसी है, ये चीज़ें आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, तो ज़ाहिर बात है कि एक्सरसाइज तो आपने सारी ही करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जी, चैप्टर नंबर 16, एसी करंट। जी, एसी करंट में और डीसी करंट में क्या फ़र्क है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। एसी करंट का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं जी। एसी करंट का जो मैग्नीट्यूड है, आपने टाइम के हिसाब से बताना है कि कितने टाइम पर एम्पलीट्यूड इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है, या इसका एम्पलीट्यूड कितने टाइम के बाद आता है। जब ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है तो अगेन इसका मैग्नीट्यूड अगेन मैक्सिमम होता है, वो कितने टाइम पे ऐसा होता है, ज़ीरो किस किस टाइम के ऊपर होता है। इसके अलावा इसको आप एंगल की शक्ल में, फेज़ की शक्ल में भी बयान कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, तो किस एंगल पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये आपसे पेपर में एज अ MCQs पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आती हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू। यहाँ से जो चीज़ शॉर्ट बन सकती है वहाँ से सेम उसी तरीके से ही उसका MCQs बनाया जाता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एज अ शॉर्ट आएगी पेपर में। और दो रिलेशन है हमारे पास, एक तो VRMS है और एक IRMS है। जो VRMS है ये हमारे पास 0.7 V0 के बराबर है, और जो हमारे पास IRMS है ये 0.7 I0 के बराबर है। ये आपसे पेपर में एज अ MCQs पूछा जा सकता है। उसके बाद है फेज़ ऑफ AC। फेज़ ऑफ AC की जो डेफिनेशन है ये ज़ाहिर बात है शॉर्ट में आएगी। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि दिस एंगल थीटा विच स्पेसिफाई द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज़ नोन एज इट्स फेज़, ठीक है। अब ये चीज़ MCQs में भी पूछी जा सकती है कि फेज़ किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद फेज़ लैग, फेज़ लीड, इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है जी, AC सर्किट्स। इसके अंदर ना 2-3 लाइनें लिखी हैं जो आपने लाजमी पढ़नी है, वहाँ से MCQs बन के आ जाएंगे। द बेसिक सर्किट एलिमेंट इन अ DC सर्किट। DC सर्किट के अंदर जो बुनियादी सर्किट के एलिमेंट होते हैं वो रजिस्टर होता है, जो कि हमारे जो कंट्रोल करता है हमारे करंट और वोल्टेज को। तो हमारे जो AC सर्किट्स होते हैं उसके अंदर रजिस्टर के अलावा कैपेसिटर और इंडक्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपसे MCQs में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया AC थ्रू आर रजिस्टर, ठीक है। इसके अंदर जो MCQs आएगा ये पेपर में ज़्यादा लॉन्ग आ सकता है। इसमें जो MCQs आएगा कि AC थ्रू रजिस्टर जो होता है, जब रजिस्टर में से AC गुजर रहा होता है तो AC करंट और AC वोल्टेज के दरमियान क्या वो सेम फेज़ में होते हैं या उनके दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस होता है, क्या इस सर्किट में पावर डेसिपेशन होती है या नहीं होती, ये आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी AC थ्रू अ कैपेसिटर, ठीक है। अब इसमें कौन लीड करता है, क्या करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड करता है, कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। पूरा क्वेश्चन जो है वो एज अ लॉन्ग आ सकता है। इसके अलावा जो हमारे प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं उनके अंदर पावर डेसिपेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है, बिकॉज करंट और वोल्टेज होते हैं वो इन फेज़ नहीं होते। कैपेसिटर की भी एक रेजिस्टेंस होती है जिसे हम रिएक्टेंस बोलते हैं, और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है ये हमारे पास बराबर है 1/2 पाई F और C। अब देखें हमारा जो AC सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिपेंड करती है। अगर हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या होगी, कम होगी। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। अब इस रिलेशन से शॉर्ट और MCQs एक और तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो इस पर क्या फ़र्क होगा, अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाफ़ कर दें तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यही चीज़ इंडक्टर के लिए भी लिखी जा सकती है। इंडक्टर के लिए यही रिलेशन जो है XL ये बन जाएगा 2 पाई FL। तो जो चीज़ें मैंने कैपेसिटर के लिए बोली हैं सेम वही चीज़ें आप इंडक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडक्टर से MCQs बन सकता है, कौन वहाँ पे लीड कर रहा होता है, कौन वहाँ पे लैग कर रहा होता है।
उसके बाद इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस की डेफिनेशन आपने शॉर्ट में करनी है। इम्पीडेंस को किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, और आपको पता है कि ये यूनिट जो है वो कौन से हैं, ये रेजिस्टेंस वाले यूनिट हैं, ओहम। उसके बाद आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट आप इसको कर लीजिएगा, मुझे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते, लेकिन आप इसको छोड़िएगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट के अंदर पावर को किस तरह से लिखा जाता है, उसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है उससे एमसीक्यूज़ बन सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि हम क्यों वहाँ पर कॉज लेकर आते हैं, ठीक है जी, हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। उसके बाद जी सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पेपर में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के अंदर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, ठीक है जी, FR दैट इज़ इक्वल टू 1/2 पाई √LC, ये रिलेशन से MCQs बन के आ सकता है। इसके अलावा इस टॉपिक के एंड के ऊपर ये देखें 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से MCQs बहुत बन के आते हैं। एक तो बड़ा ही यहाँ पर फेमस MCQs है, वो है पावर फैक्टर। द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेंस इज़ रेजिस्टिव, अब ये भी एक MCQs बन गया। सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, दिस द पावर फैक्टर इज़ 1। जो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट है उसके अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है उसके अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है जी, ये चीज़ें आपसे MCQs में पूछी जाएंगी। 3 फेज़ AC सप्लाई है, इसको आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है, लेकिन यहाँ से MCQs भी आ जाएंगे, ठीक है जी। इस डायग्राम को गौर से देखें, किन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये चीज़ आपसे MCQs में पूछी जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर शॉर्ट में आएगा। उसके बाद चोक है, ये भी शॉर्ट में आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन है, ठीक है जी, ये अनइम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग ये आया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो टेबल है जिसके अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लिखी है, यहाँ से ज़रूर MCQs बन सकता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। इसमें डेफिनेशन क्या आएंगी, ये एज अ लॉन्ग आया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन करें, इनमें डिफरेंस करें, ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की रेंज क्या होती है, MCQs में पूछा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो रेंज है वो क्या होती है, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है इंशाल्लाह उसमें हेल्प करेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 को रिवाइज़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।